ठीक। चलो भाई, देखो तो वीडियो आज का ब्लर दिख रहा है क्या, या फिर लाइटिंग का कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ठीक, गुड, वेरी गुड। चलो, तो कल की क्लास को हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में, एक सेकंड ना, चलो, तो आज ये जो है चैप्टर, ये हम लोग को पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने आई से रिलेटेड सारा कुछ कवर कर लिया है। आई के जितने डिफेक्ट्स वगैरह होते हैं वो भी देख लिए हैं। एक मिनट, ठीक। आई के जो डिफेक्ट्स वगैरह होते हैं वो देख चुके हैं। डिफेक्ट्स को करेक्ट करने के लिए जिन जिन लेंसेज का हम लोग को यूज करना था वो भी हम लोगों ने देख चुका है। प्लस उसके साथ साथ जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस उसमें से आने वाले हैं उनको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। जिसमें से हाइपरमेट्रोपिया के लिए डी का वैल्यू यू का वैल्यू, वी का वैल्यू क्या लेना था, और मायोपिया के लिए डी का यू का वैल्यू और वी का वैल्यू क्या लेना था वो भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग का चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है प्रिज्म, ये चालू करने वाला है, ठीक। तो पहले थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन ले लो, फिर इसके बाद इसका डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे विथ लेबलिंग। एनसीईआरटी के बुक में इसके सारे पार्ट्स का नाम दिया हुआ है, तो उसको तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है, उसको तुमको याद करना पड़ेगा। चलो, तो ये होता है प्रिज्म, ठीक। इसको बोला जाता है प्रिज्म। ये एक ग्लास का बना हुआ एक मटेरियल होता है, जिसमें कि समझो, इसको डिफाइन करना भी हम लोग को। ये ग्लास मटेरियल का बना हुआ एक ग्लास का बना हुआ एक मटेरियल होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। कम से कम में इसको फॉर्म करने के लिए दो फ्लैट सरफेसेस का रिक्वायरमेंट होगा, मिनिमम में दो फ्लैट ग्लास सरफेसेस का रिक्वायरमेंट रहता है। और वो जो दोनों सरफेस रहेंगे वो किसी एक स्पेसिफिक एंगल में इंक्लाइंड होंगे। क्लियर? जैसे मान लो ये एक सरफेस हो गया, ये एक सरफेस हो गया और ये तीसरा सरफेस हो गया। इन सरफेसेस के बीच में एक स्पेसिफिक एंगल होता है, समझ में आया? एक एंगल होता है, तो जो भी सरफेसेस रहेंगे वो एक एंगल से इंक्लाइंड रहते हैं। मिनिमम में दो ट्रांसपेरेंट सरफेसेस का रिक्वायरमेंट रहेगा। और प्रिज्म जो रहता है ये वो डिवाइस होता है जो लाइट को, व्हाइट लाइट को उसके 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में सेपरेट करने का काम करेगा, ठीक है। इतना तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रिज्म। और वहां से ये व्हाइट लाइट, आने वाले इंसिडेंट व्हाइट लाइट को 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ये डिवाइड करता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म। इसके हम लोगों को एक्चुअल में पार्ट्स देखने हैं, उसके लेबलिंग भी देखने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो देखो, इसको एक बार देख लो, फिर यहां से फिर आगे बढ़ेंगे सीधा हम लोग अपने डायग्राम को ड्रॉ करते हुए। तो प्रिज्म के लिए हम लोग को क्या देखना है, व्हाइट लाइट जब प्रिज्म में इंसिडेंट होता है तो ये 7 कलर्स को ऐसे ऊपर से नीचे में इसको पूरा का पूरा ही अरेंज कर देगा, ठीक है। इसके लिए शॉर्ट फॉर्म तो तुमको पता ही होगा, विबग्योर नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ये सारे लाइट्स को विबग्योर नाम से जानते हैं। और विबग्योर, जब भी ये VIBGYOR ये जब भी लिखोगे, ये नीचे से ऊपर लिखना, गलती से भी ऊपर से नीचे नहीं लिखोगे। समझ में आ रहा है इतना? नीचे में, सबसे नीचे में कौन सा लाइट होता है बोलने से वॉयलेट, उसके बाद कौन सा लाइट होता है बोलने से इंडिगो, उसके बाद ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। यही होता है ऑर्डर। सबसे ऊपर में कौन सा लाइट होता है बोलने से रेड। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, इसीलिए इसके सीक्वेंस को आगे पीछे नहीं करोगे। रेड ऊपर में रहेगा मतलब रेड ऊपर में रहेगा, और वॉयलेट सबसे नीचे में रहेगा मतलब वॉयलेट सबसे नीचे में ही रहेगा। कभी भी इसको ऊपर नीचे करने की कोशिश मत करना। ये मत सोचना कि हम लोग इसको वॉयलेट को ऊपर और रेड को नीचे में लिख देते तो भी हमारा सही हो, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इसका ऑर्डर याद रखोगे। विबग्योर हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन लिखते के टाइम को ऊपर से नीचे ना लिख करके उसको नीचे से ऊपर लेकर के चलना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? इतना क्लियर है? चलो, इतना, हाँ, गुड, वेरी गुड। चलो, इतना क्लियर है। तो इसके बाद जो है इसको हम लोग देखेंगे बाद में, सारे इफेक्ट्स वगैरह हम लोग को देखने हैं। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये जो प्रिज्म है इसके किस पार्ट को हम लोग क्या क्या बोलते हैं। तो ध्यान से देखते चलो और साथ साथ इसको नोट डाउन करते चलो, तब जाकर के समझ में आएगा।
ये हो जाएगा एक प्रिज्म। सबसे पहला प्रिज्म के बारे में लिखो, प्रिज्म क्या होता है, पहले इसको हटाओ, प्रिज्म लिखो पहले। पहले हम लोग को लिखना है प्रिज्म के बारे में। लगाओ, हेडिंग लगाओ। चेक करना तो स्टेबल अनस्टेबल दिखा रहा है, थोड़ा सा कनेक्शन अगर कुछ अनस्टेबल हो रहा है क्या, एक बार चेक करो। ठीक है, चलो गुड, नहीं हो रहा है तो चलो प्रिज्म को पहले डिफाइन करते हैं हम लोग। इसमें लिखना इट इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग डिवाइस। डिवाइस बाउंडेड बाय एटलीस्ट टू फ्लैट सरफेस, या टू सरफेसेस लिखो, टू सरफेसेस, एटलीस्ट टू सरफेसेस inclined with some angle, inclined with some angle। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रिज्म का डेफिनेशन। प्रिज्म क्या होता है बोलने से, एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग डिवाइस होता है जो कि फ्लैट सरफेसेस से मिलकर के बना होगा। एटलीस्ट दो फ्लैट सरफेसेस यहाँ पे होने चाहिए, एटलीस्ट दो फ्लैट सरफेसेस यहाँ पे होने चाहिए, तभी जाकर के प्रिज्म बन पाएगा। क्लियर? और दोनों फ्लैट सरफेसेस जो रहेंगे वो किसी एक स्पेसिफिक एंगल से इंक्लाइंड होने चाहिए, मतलब ऐसे दोनों के बीच में, दोनों सरफेसेस के बीच में कम से कम में कुछ एक एंगल होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए। ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रिज्म। लिखो, इतना जल्दी लिखो। लाइट डाउन हो गया था उसका, ठीक है चलो। तो इतना होने के बाद अब देखो, इसमें एक एक करके हम लोग प्रिज्म के पार्ट्स के बारे में देखना चालू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ले लो, ये हो जाएगा तुम्हारा प्रिज्म। ठीक है, मैं एक एक को लेबलिंग करते चल रहा हूं, तुम पहले इसको ध्यान से देखो किसको क्या बोल रहे हैं, इसके बाद फिर इसको आराम से बनाना। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं है, एकदम स्ट्रेट लाइन का यूज करते हुए हम लोग को इसमें डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, तो पहले प्रिज्म में जो रिफ्रैक्शन होता है, या इसको तो हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन। ठीक है, प्रिज्म में जो भी फिनोमिना होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन। ठीक, तो जो डिस्पर्सन होता है प्रिज्म में, इसका रे डायग्राम कैसे बनाएंगे पहले हम लोग वो देख लेते हैं, फिर व्हाइट लाइट को इसमें इंसिडेंट करवा के सारे के सारे कलर्स को इसमें से डिस्पर्स हम लोग करवाएंगे। ठीक, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं इसमें कि एक सिंगल लाइट, अगर सिंगल रे इसमें से पास हो रहा है तो प्रिज्म से कैसे पास होता है। देखो ध्यान से, सबसे पहला तो मैं ये ले लिया एक इंसिडेंट रे। ठीक है, ये ले लिए एक इंसिडेंट रे, एक सेकंड इसको और थोड़ा सा इंक्लाइन करके बनाए। ये हो गया मान लो इंसिडेंट रे। ठीक, अब इसमें देखना, ये जो सरफेसेस होते हैं, सरफेस का नॉर्मल उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो मैं सरफेस को यहां पे बनाता हूं, ये डॉटेड लाइन से इसको ड्रॉ करना। ठीक है, ये हो जाएगा इसका नॉर्मल डायग्राम। ठीक है, चलो ये हो जाएगा इस सरफेस का नॉर्मल। लेबलिंग करते हुए चलते हैं, इसको लिखे हुए मान लो ए, ये मान लो चालू किए पी, ये पॉइंट मान लो होता है क्यू। ठीक है, अब यहां से, अब देखो लाइट जो है वो एक डिफरेंट टाइप के मीडियम से पास होकर के डिफरेंट टाइप के मीडियम में एंटर कर रहा है। इसका मतलब लाइट जो है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है। जब भी लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जाता है तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स वो बैंड होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगा। और नॉर्मल आया हुआ है ऐसे, तो ये लाइट ऐसे सीधा जाना चाहिए था। इसको भी मैं डॉटेड लाइन से एक बार ड्रॉ कर लेता हूं। ये लाइट रे ऐसे सीधा जाना चाहिए था, बट ये सीधा ना जा करके ये थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा अपने रास्ते से। तो ये जो डेविएट होता है इसको हम लोग बनाते हैं इस साइड में। देखो ये आ गया, ये आ गया, डेविएट होकर के इधर चला गया। अब इसके बाद इसका नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ये जो दूसरा सरफेस है, दूसरे सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इसके बाजू में। देखो
शिट, चलो तो ये हो जाएगा पहले वाले सरफेस का नॉर्मल, इसको हम लोग लिख लेते हैं n1। ये हो जाएगा पहले वाले सरफेस का नॉर्मल, इसको लिख लेते हैं n1। ये है मान लो n2। p हो गया, इसको मान लेते हैं q, सॉरी q हो गया, इसको मान लेते हैं p, q इसको मान लेते हैं r, इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं s, इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं s, और ये जो आगे रह गया हुआ है इसको मान लो t, और इसके बाद वेट वेट वेट, यहाँ पे एक जो है ये s यहां से हटाएंगे। देखो, अब देखो ये रिफ्रैक्ट हो गया, रे यहां से रिफ्रैक्ट होने के बाद अब यही फिर एक मीडियम आ गया, ये है डेंसर मीडियम, इसके बाद इधर आ जाएगा रेयरर मीडियम। अब लाइट रे जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट होने के बाद फिर से ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाने वाला है, और डेंसर मीडियम से कभी लाइट रे रेयरर मीडियम में जाता है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगा। तो नॉर्मल क्या है, ऐसे ये ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ेगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, और नीचे की तरफ ऐसे आएगा मतलब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। तब के केस में इसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसका डायग्राम बनाए हम लोग। देखो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये लेंगे, ये हो गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इसका लेबलिंग कर लेते हैं, टी हो गया, ये n2 गया हुआ है, यहां से ये हम लोग s t, और इसको मान लेते हैं हम लोग u, इसको मान लेते हैं हम लोग u, और ये जो है ये एंगल है ना, एंगल ए, ये एंगल है। उसके बाद और कहां कहां पे एंगल बन रहा है, देखो अब ध्यान से समझो, यहाँ पे अगर ये वाला जो रे गया हुआ है सामने, इसको मैं अगर पीछे बढ़ाता हूं, पीछे, तो पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहीं पे जाकर के इस वाले, ये जो सीधा जाने वाला रे था उस पे जाकर के कहीं ना कहीं पे ये ऐसे करके मीट करेगा, ठीक है। ये ऊपर जाते टाइम पे सीधा जाते हुए लाइन से कहीं ना कहीं पे मीट करने वाला है ऊपर में। इतना इतना डायग्राम समझ में आया क्या, इतना डायग्राम समझ में आया। सबसे पहला ये हम लोग पी क्यू इंसिडेंट रे डाले, ये फिर यहाँ से सीधा जाना चाहिए था, सीधा ना जाकर के ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, तो रिफ्रैक्ट हो गया तो ये कौन सा रे बना लिया, QS। आफ्टर रिफ्रैक्शन कौन सा रे बना लिया, ये QS। तो QS जो है ये रिफ्रैक्टेड रे है, क्लियर। और रिफ्रैक्शन के बाद फिर से ये और फिर एक बार रिफ्रैक्ट होता है, तो ये SU जो है ये फिर एक बार रिफ्रैक्शन का रे बनाया हुआ है। तो पहले लेबलिंग देखते हैं इसमें, फिर इसको फिर याद हो जाएगा। ये देखो ए, ये जो एंगल ए दिख रहा है तुमको, यहाँ पे एंगल ए जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। अब लिखते चलो, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म। दूसरा चीज देखो, यहां से ये लाइन, ये लाइट रे से सीधा जा रहा था, और देखो यहां से ये लाइट रे इंसिडेंट हुआ, तो यहां पे हम लोग इसको लिख लेंगे PQ इज इक्वल्स टू इंसिडेंट रे। PQ क्या हो जाएगा यहां से, इंसिडेंट रे। फिर QS, QS इज इक्वल टू हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। अब यहां पे ध्यान से समझो, QS के बाद ये जो SU गया हुआ है आगे, SU जो आगे गया हुआ है, इसको हम लोग फिर से रिफ्रैक्टेड रे नहीं बोलते हैं, इसको वापस से रिफ्रैक्टेड रे नहीं बोला जाएगा। इसको क्या बोलता है, नाम ध्यान से सुन लो, इसको बोलता है इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, क्लियर हुआ। इसको बोला जाता है इमर्जेंट, एक सेकेंड, EM। इसको बोला जाता है इमर्जेंट रे, क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, नॉर्मल, अब ये तो साइड्स हो गए सारे के सारे रेज हो गए। एक हो गया इंसिडेंट रे, फिर हो गया रिफ्रैक्टेड रे, फिर हो गया इमर्जेंट रे। इतने रेज तुमको याद रखने हैं। इसके बाद एंगल्स देखेंगे, ये तो एक एंगल हो गया, एंगल ए इज इक्वल हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म। अब बाकी एंगल्स देखो, यहाँ पे ये पी क्यू आर एस टी यू, इसको मान लेते हैं पॉइंट वी, इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट वी। तो वी के पास में ध्यान से समझा, जो इमर्जेंट रह गया भाई, इमर्जेंट रे पीछे साइड में जा करके ये सीधे वाले रे से मिलने वाला है, तो ये जहां पे मिलेगा इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा से, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्फा, हम लोग लिखते हैं इसको डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब होता है डेविएट कर जाना, डेविएट कर जाना। ये जाने वाला था ऐसे सीधा, सीधा ना जाकर के ये डेविएट कर गया, डेविएट करके यहाँ पे जो ये अल्फा एंगल बनाएगा,
इसी को ही हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। और सेकंड सरफेस में नॉर्मल के साथ में ये जो एंगल बनेगा N2 के साथ में ये जो इमर्जेंट रे जो है, ये जो एंगल बनाएगा इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट। क्लियर, E इज इक्वल हो जाएगा यहां से एंगल ऑफ इमर्जेंट। एक सेकंड रुकना, हाँ चलो ठीक, क्लियर है। तो E इज इक्वल हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंट। अब इसके बाद ये जो इंसिडेंट रे आया हुआ है, ये नॉर्मल के साथ में यहाँ पे एंगल I बनाएगा, एंगल I इज इक्वल हो जाएगा इंसिडेंट एंगल, ठीक है। और आफ्टर रिफ्रैक्शन यहां पे बनेगा एंगल R, यहां पे बनेगा एंगल R। तो एंगल R इज इक्वल यहां से हो जाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टेड एंगल। ये सारे के सारे लेबलिंग करो जल्दी से, ये एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है बॉक्स में और इंपॉर्टेंट है। पहले डायग्राम बनाओ, स्टेप बाय स्टेप पहले डायग्राम बनाओ। सबसे पहला एक प्रिज्म बनाओ, एक इंसिडेंट रे लेकर जाओ, यही रे को आगे कंटिन्यू कर देना डॉटेड लाइन से, ऐसे डॉट 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 करते हुए इसको आगे बढ़ा देना। फिर यहां से नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल के बाद फिर ये जो इंसिडेंट रे आ रहा है ये तो रिफ्लेक्ट होगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। तो यहां से फिर ये क्यूएस एंगल बना लो, क्यूएस एंगल। फिर दूसरा सरफेस जब आएगा फिर एस को और आगे बढ़ा दो इधर, और ये जाएगा एस यू। और ये जो एस वाला पॉइंट रहेगा यहाँ से सेकंड नॉर्मल तुमको बनाना है, तो दो नॉर्मल हो जाएगा, एक नॉर्मल हो जाएगा N1, दूसरा नॉर्मल हो जाएगा N2। क्लियर। और ये जो इमरजेंट रे गया हुआ इसको पीछे ले जाकर के बढ़ा दो, ये फ्लैट लाइन से, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रहा था इंसिडेंट रे का उसी के साथ जाकर इसको मीट करवा दो। और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा इसको बोलेंगे अल्फा, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंट, इधर से एंगल ऑफ इंसिडेंट, इधर से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये हो जाएगा पूरा का पूरा एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट इट डाउन फास्ट। जल्दी लिखो, और जब हो जाए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख लेना डन करके, तब जाकर के मेरे को पता चलेगा कि हो गया है और यहां से जल्दी आगे बढ़ेंगे। सारे एंगल्स, सारे रेज के नेम एज इट इज तुमको याद रखने हैं, एज इट इज। कोई सा भी यही डायग्राम तुमको एग्जाम में दे करके यहाँ पे ये ई के जगह पे एक्स लिख दिया या फिर ई लिख देगा, बोलेगा कि ये कौन सा एंगल है और चार ऑप्शन दे देगा उसमें। हर केस में तुमको अगर ये नहीं पता रहेगा कि इसको इमरजेंट एंगल बोला जाता है तो वहां पे ऑप्शन में टिक किसको लगाओगे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, ये तो सभी को पता रहते हैं। एक तरीके से ये प्रिज्म एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म जो है ये भी एक तरीके से अंदाजा लगा सकते हो कि चलो भाई प्रिज्म के दो जो सरफेसेस रहेंगे वो जिस एंगल पे इंक्लाइंड रहेंगे उसी को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोल सकते हैं। लेकिन ये एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये जब तक पूरा का पूरा डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे, लेबलिंग अच्छे से नहीं देखोगे, ये आइडेंटिफाई नहीं होते हैं। क्लियर, वेरी गुड, डन डन डन। चलो चलो सभी का हो गया, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रिज्म के सारे रेज और एंगल्स के लेबलिंग। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ डिस्पर्शन, अगला हेडिंग लगाओ डिस्पर्शन। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा नीचे में लिखते हैं। ठीक, वो लोगों के ऊपर आ जा रहा था तो लोगों के नीचे लिखना पड़ा। तो देखो डिस्पर्शन यहाँ पे आ गया। ये डिस्पर्शन क्या होता है बोलने से इसमें लिखना डिस्पर्शन, द फिनोमिना in which white light is separated into its 7
constituent colors is called dispersion, is called dispersion. तो डिस्पर्सन क्रिएट करने के लिए हम लोग कौन से डिवाइस का यूज करते हैं, तो इसके लिए आ जाएगा प्रिज्म. तो इसमें क्या लिखोगे, प्रिज्म इज यूज्ड टू डिस्पर्स द लाइट. फर्स्ट पर्सन जिसने डिस्पर्सन ऑफ लाइट को क्या बोलना चाहिए, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया हुआ था, आइजैक न्यूटन. समझ में आया? तो आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट वन. न्यूटन वाज द फर्स्ट पर्सन. बुक में दिया हुआ है ना, फर्स्ट पर्सन who performed dispersion by prism. डिस्पर्सन बाय प्रिज्म. चलो लिखो, इतना जल्दी फटाफट लिखो, नोट डाउन. The phenomena in which white light is separated into its 7 constituent colors is called dispersion. Prism is used to disperse the light. Newton was the first person who performed dispersion by prism, by using prism. Excellent. By using prism. By using prism. हो गया, गुड, डन. चलो अब देखो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉज ऑफ डिस्पर्सन. एक काम करो, तो इसमें पहले कंपोनेंट्स लिख लो, कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट कलर, कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट. क्या हो जाएगा, VIBGYOR, विबग्योर. ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हो जाएंगे व्हाइट लाइट के. व्हाइट लाइट के सारे कंपोनेंट्स, सातों के सातों कलर लिखना है तुमको. अब ध्यान से समझो, ये जो कलर्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में तुमको मैं पढ़ाया हुआ था कि लाइट के जो कलर्स होते हैं उनके वेवलेंथ होते हैं. ठीक है, तो इनके भी वही लाइट है ये, तो इनके वेवलेंथ जो रहते हैं तुमको बताया गया था कि अलग अलग बुक में इसका वैल्यू जो रहता है वो अलग अलग होता है. बट तुमको क्या लेना है, इसको 3800 एंगस्ट्रम से लेकर के 7900 एंगस्ट्रम तक का इसका वैल्यू तुमको बताने हैं. आया समझ में? तो सबसे ज्यादा, ये एंगस्ट्रम मतलब वेवलेंथ होता है, सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है बोलने से, ये वी मतलब वॉयलेट का हो जाएगा 3800. उसके बाद रेड का आ जाएगा 7900 एंगस्ट्रम. ये होता है वेवलेंथ ऑफ द लाइट. रेंज है ये, रेंज 3800 टू 7900. अब एक चीज दिमाग में बिठा लो, एग्जाम में ये रेंज आज तक पूछा नहीं है, क्योंकि 10th के सिलेबस में ये रेंज तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. फिर भी अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो क्योंकि ये एक्यूरेट डेटा नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये एक्यूरेट डेटा नहीं है. डिफरेंट बुक्स में इसका जो वैल्यू रहता है वो डिफरेंट दिया हुआ रहता है. किसी बुक में इसको 3900 से लेकर के 8000 तक दिया हुआ रहेगा, किसी बुक में इसको 3800 से लेकर के 7800 तक दिया हुआ रहता है. तो डिफरेंट बुक्स में इसका वैल्यू जो रहता है वो आगे पीछे 100 मतलब कि 100-200 के आसपास में आगे पीछे हो जाता है. तो तुमको अंदाजा लगाना है, अंदाजा 4000 के आसपास से लेकर के 8000 के आसपास के एंगस्ट्रम में अगर वैल्यू दिया हुआ है तो उसी को टिक करोगे. 4000 से लेकर के 8000 के बीच में, और अगर एग्जैक्ट ये वैल्यू दिया रहेगा 3800 और 7900, तो ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर है. सभी आंसर में से सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर ये है. ये अगर नहीं मिलता है तब के केस में तुम लोग 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रम तक का वैल्यू टिक कर सकते हो, अगर ये नहीं रहा तब के केस में. ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी. हो गया, वेरी गुड. चलो
अब देखो यहां से आगे, अब हम लोग देखेंगे कॉज ऑफ डिस्पर्सन। कॉज ऑफ डिस्पर्सन, देखो व्हाइट लाइट जो रहता है ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। हमारे एनवायरमेंट में जितने भी टाइप के जितने डिफरेंट टाइप्स के जो लाइट्स दिखते हैं, विजिबल लाइट्स दिखते हैं, इनका स्पीड जो रहता है वो डिफरेंट मीडियम में बदल जाएगा। तो अलग अलग मीडियम में लाइट के अलग अलग कलर का जो स्पीड होता है वो भी अलग अलग हो जाएगा। बात समझ में आया इतना, कि जब भी कोई लाइट, एक चीज तो पहले दिमाग में ये बिठा लो कि लाइट किसी भी कलर का हो या कोई सा भी वेव हो, अगर लाइट का ही वेव है तो उसको हम लोग एयर हो, सॉरी एयर नहीं, वैक्यूम में, खास करके वैक्यूम में लाइट के सारे कलर का जो स्पीड होता है वो सेम होता है। सारे के सारे कलर का जो स्पीड होता है वैक्यूम में वो इक्वल होता है। लेकिन लाइट जैसे ही किसी मीडियम में एंटर करता है तो मीडियम में एंटर करने के बाद मीडियम के ऑप्टिकल डेंसिटी के हिसाब से अलग अलग कलर का जो क्या बोलना चाहिए स्पीड होता है वो अलग अलग होता है। अब जिसको समझने के लिए ध्यान से इधर देखो, जैसे मान लो अलग अलग लाइट को हम लोग लेकर के चलते हैं। फॉर एग्जांपल एक लाइट में ये लेकर के आया, एक सेकेंड, एक लाइट ये लेकर के आया जिसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। दूसरा लाइट थोड़ा चलो ऐसे लेकर के आ गए, ये एक लाइट का रे आ गया। और तीसरा लाइट देखो ऐसे ऐसे लेकर के आए, ये तीन डिफरेंट टाइप के लाइट्स लेकर के आए। अब मान लो मैं इसको वैक्यूम में लेकर के आया हुआ हूं, यहां तक ये वैक्यूम था, यहां तक इसका पूरा का पूरा वैक्यूम था, तो तीनों के तीनों सेम स्पीड से चल रहे थे। जैसे ही वैक्यूम को क्रॉस कर जाएंगे यहां पे बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, यहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, क्योंकि अब मीडियम में आ चुका है और मीडियम जो रहता है वो अपना मॉलिक्यूल कंटेन करके रखेगा। बात समझ में आया, मीडियम जो रहता है ये अपना मॉलिक्यूल्स उसके पास रहेंगे। तो जैसे ही चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, चाहे वो कोई दूसरा वाटर हो, चाहे वो ग्लास हो, किसी एक मीडियम में जब ये एंटर करेगा फ्रॉम वैक्यूम, तो ध्यान से समझो, थोड़ा सा खुद एज्यूम करके देखो, ये लाइट जो है ये आसानी से निकल जाएगा, ये ज्यादा पार्टिकल से टकराएगा नहीं, ये जो लाइट है आसानी से निकल जाएगा, ज्यादा पार्टिकल से नहीं टकराएगा। वहीं ये जो लाइट है इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा पार्टिकल से टकराएगा, ये जो लाइट है इसके कंपैरिजन में ज्यादा पार्टिकल से टकराएगा। और ये जो लाइट है ये सबसे ज्यादा पार्टिकल से टकराने वाला है, जहां जहां पे ये पूरा का पूरा वेव बनाते हुए जा रहा है वहां वहां पे पार्टिकल से टकराएगा। अब समझो, अगर तुम खुद भागते हुए जाओगे सामने में, जितने ज्यादा जगह से टकराओगे तुम्हारा स्पीड उतना स्लो हो जाएगा, और तुम जितने आसानी से निकल जाओगे तुम्हारा स्पीड उतना फास्ट रहेगा। तो वो सारे लाइट्स जिनके वेव लेंथ ज्यादा होते हैं, जिनके क्या ज्यादा होते हैं बोलने से, वेव लेंथ ज्यादा होते हैं, वो बहुत कम डेविएट होते हैं, मतलब ज्यादा मुड़ेंगे नहीं, वो तो आसानी से निकल जाएगा क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा है, तो ज्यादा मॉलिक्यूल से वो टकराता नहीं है, इस वजह से वो आसानी से निकल जाता है। और जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, वेवलेंथ नहीं, फ्रीक्वेंसी जिसका ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल से टकराने वाला है, और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल से टकराने वाला होगा उतना ही कम इसका स्पीड हो जाएगा। समझ में आया बात, इतना उतना ही कम इसका स्पीड हो जाएगा। तो अब देखो प्रिज्म के केस में कैसे होता है। रेड जो रहता है, अभी देखे थे, रेड का जो वेवलेंथ है वो कितना है, 7900 एंगस्ट्रॉम है। और वहीं अगर हम लोग किसकी बात करेंगे, ब्लू या फिर वॉयलेट ले लो, वॉयलेट का जो रहता है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3800 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, मतलब अप्रोक्सीमेट आधा है, लगभग आधा ही है। तो अगर ये ऐसे गया हुआ है रेड का वेव, तो वॉयलेट का वेव कैसे जाएगा, ऐसे, इसका आधा। एक साइकिल अगर इसका यहां से लेकर के यहां तक कंप्लीट हो रहा है तो उतने में इसका 2 साइकिल कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा किसका लाइट बोलने से, ये किसका वेव है बोलने से, वॉयलेट के लिए। ऊपर वाला किसका वेव है बोलने से, रेड के लिए। अब ध्यान दो, यहाँ पे यहीं पे ध्यान देने का है, देखो ध्यान से। ये जैसे हम लोग बना लिए प्रिज्म, अब जैसे व्हाइट लाइट यहाँ पे आया, इंसिडेंट हो गया, जैसे ही व्हाइट लाइट आएगा अब इसको मीडियम मिल जाएगा, मीडियम मिलने के बाद सबसे पहला लाइट रे ये गया, ये हो जाएगा रेड, ये सीधा निकलेगा या फिर बहुत कम डेविएट होगा, क्यों, क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। सेकंड वन, रेड के बाद फिर ऑरेंज, ठीक है, उसके बाद फिर इसको, एक सेकंड, इसको ऐसे नीचे भी करते चलते हैं, ऐसे, ये, फिर इसके बाद ये ऑरेंज, उसके बाद फिर ये जाएगा चौथे नंबर का लाइट, फिर ये आ जाएगा 5वें नंबर का लाइट, फिर ये आ जाएगा 6वें नंबर का लाइट, फिर ये आ जाएगा 7वें नंबर का लाइट। बात समझ में आ गया। अब इसी को हम लोग लिखेंगे विबग्योर, VIBGYOR। तो आर जो है कम वेवलेंथ होने की वजह से बहुत कम डेविएट हुआ है, और वॉयलेट जो है ये ज्यादा
इसका ज्यादा वेवलेंथ होने की वजह से कम डेविएट हुआ है, और इसका वेवलेंथ कम होने की वजह से इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा डेविएट होगा, और ये स्पीड बहुत कम हो जाएगा इसका, और जितना कम स्पीड होगा वो इतना कम। आप समझो, यहां से ये मान लो पानी का टंकी है, ये मान लो पानी का टंकी है, यहाँ पे मान लो एक नल लगा दिए, यहाँ पे ये पाइप निकाला हुआ है, ठीक है। इसका स्पीड जितना ज्यादा होगा, पानी यहाँ से मान लो ये भरे पड़े हैं, पानी यहाँ से निकलने का स्पीड जितना ज्यादा होगा वो उतने दूर में जाकर के गिरेगा, और पानी का स्पीड यहाँ से जितना कम होगा वो उतने पास में आकर के गिरेगा। सेम फिनोमेना एप्लीकेबल होता है लाइट के लिए। लाइट का स्पीड जितना ज्यादा होगा वो सीधा उतना ज्यादा निकलेगा, मतलब डेविएट कम होगा, और जिसका स्पीड कम होता है वो डेविएट ज्यादा होगा और वही पास में आ जाएगा, पास में। बात समझ में आया? तो ये होता है पूरा का पूरा फिनोमेना ऑफ डिस्पर्सन। कॉज क्या है बोलने से? कॉज में तुमको लिखना है एज डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट स्पीड इन अ मीडियम। क्लियर? एज, चलो लिखवा देते हैं कॉज। लिखो कॉज। कॉज इसमें लिखेंगे एज डिफरेंट लाइट, डिफरेंट लाइट्स हैव डिफरेंट स्पीड, different speed in a medium। इसमें लिखना light which have long wavelength, wavelength shows less deviation, whereas light which have short wavelengths shows more deviation। shows more deviation। रीजन क्या है बोलने से? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो है ये इसका रीजन हो जाएगा, कॉज हो जाएगा, जिसके वजह से लाइट तुम्हारा इसके अलग अलग कलर्स में। एक सेकंड ना, इतने को नोट डाउन कर दो जल्दी फटाफट। इतना नोट डाउन करो जल्दी। जल्दी 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 करो, फिर इसके बाद खाली एप्लीकेशंस बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे उसको हम लोग। डन? गुड, वेरी गुड। चलो, तो ये होता है तुम्हारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्सन ऑफ लाइट का हम लोग को एक सिंगल एप्लीकेशन देखना है हमारे बुक के हिसाब से। एप्लीकेशन में इसका आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अब देखो रेनबो जो रहता है ये बनता कैसे है बोलने से, देखो ध्यान से। ऐसे ही लाइट को डिस्पर्स करने का उसमें पूरा का पूरा तरीका होगा। जैसे समझो, ये मान लो वाटर ड्रॉपलेट हो गया, ये हो गया वाटर ड्रॉपलेट। अब जो सन से आने वाला लाइट है, व्हाइट लाइट, वो एक सिंगल रे में आया, ये सिंगल रे में आ गया। अब सिंगल रे में आने के बाद अब ये जो लाइट है ये अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में मान लो टूट गया। मान लेते हैं दो कलर कंटेन करता था। एक चीज और याद रख लेना, ऐसा लाइट जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर कंटेन करता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट।
जिसमें एक से ज्यादा कलर्स होते हैं उसको बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट और पॉलीक्रोमेटिक लाइट। मान लो ये जो सनलाइट है ये तो पॉलीक्रोमेटिक ही होता है। तो आने के बाद ये क्या किया, यहाँ से ये कलर्स जो है अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट। उसके बाद एक रे चला गया इधर, दूसरा रे चला आएगा इधर, तो ये जो है ये फैल गया। अब ये जो सिंगल कलर में आया हुआ था, ये मान लो व्हाइट कलर है और ये दो डिफरेंट कलर, ये मान लो रेड है, ये ऑरेंज है, तो रेड और ऑरेंज में ये क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। सेम वैसे ही ये तो हम लोग दो कलर लेकर के चले हुए थे, एक्चुअल में सनलाइट जो रहता है वो कितना कलर रखा हुआ रहेगा, 7 कलर्स रखा हुआ रहेगा। तो जैसे ये व्हाइट लाइट इसमें एंटर करता है, ये टोटल 7 पार्ट्स में ऐसे करके सेपरेट हो जाएगा, ऐसे टोटल 7 पार्ट्स में सेपरेट हो जाएगा ऐसे, ठीक है, बना लेना इसको। तो इस टाइप से जब 7 पार्ट्स में सेपरेट हो जाता है तो एक एक जो तुमको रेज दिख रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें से विबग्योर जो बनता है ये पूरा का पूरा विबग्योर यहाँ से फिर तुम्हारा फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये होता है तुम्हारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स। किसके लिए बोलने से, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो बनाने के लिए वाटर ड्रॉपलेट्स में डिस्पर्सन होता है व्हाइट लाइट का, सनलाइट का, ठीक है, क्या आया समझ में। अब के जो है, अब के जो टॉपिक्स हमारे ये सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और एप्लीकेशन वाले हैं। चाहो तो लिखना, नहीं तो एकदम ध्यान से सुनते चलो, सारे के सारे रीजनिंग को दिमाग में पूरा बिठाते चलो, ताकि एग्जाम में जब लिखने के लिए आएगा तो उसको एकदम अच्छे से लिखना है बस। क्योंकि अभी लिखोगे नहीं लिखोगे उसका कोई मतलब नहीं। रीजनिंग वाले क्वेश्चंस का रीजन पता होना जरूरी है। रीजन मतलब चीज हो क्यों रहा है, आगे समझ में ये। इतने में किसी को डाउट है तो जल्दी डाउट लिखो, अदरवाइज क्लियर लिखो, ताकि सीधा एप्लीकेशन पे पहुंचे और चैप्टर खत्म करेंगे। लास्ट बचा हुआ है एप्लीकेशन, जल्दी बताओ जल्दी। इतने में किसी को अगर डाउट है तो बताओ जल्दी। क्लियर, गुड, वेरी गुड, चलो डन हो गया है, चलो बढ़िया। अब देखो हम लोग को ये तो हो गया डिस्पर्सन। डिस्पर्सन किसका कॉज है बोलने से, रेनबो फॉर्मेशन का। क्लियर है इतना। अब मैं तुमको शॉर्ट में कुछ कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, इन पॉइंट्स को एकदम ध्यान से लिख लो, ताकि एग्जाम में जिसका भी कॉज पूछा जाएगा उसको तुमको लिखने हैं। तो एक पेज निकाल लेते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन कौन कौन से फिनोमिना में होता है। तो सबसे पहला टेबल बना लो, ये हो जाएगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड वन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और एक देखेंगे हम लोग स्कैटरिंग, क्या होता है समझाऊंगा। स्कैटरिंग, ये तो रिफ्रैक्शन तो पता ही है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब भी लाइट रे किसी, जब मान लो ये हो गया अर्थ, अर्थ के ऊपर में ये पूरा का पूरा सराउंड किया हुआ है हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर। मतलब पहले लाइट रे आएगा कैसे, वैक्यूम में, वैक्यूम में आएगा, फिर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ही एंटर कर जाएगा, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद ये मान लो इसका नॉर्मल बना हुआ है ऐसे, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये एंटर करेगा, एंटर करके ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये हम लोग बोलते हैं, तो जो भी लाइट का फिनोमिना अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गया, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो दूसरा चीज, स्कैटरिंग जो लिखा हुआ है, स्कैटरिंग किसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लो कि व्हाइट लाइट आया, ये व्हाइट लाइट आ रहा है, टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं हमारे आसपास में, टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। तो ये मान लो एक छोटा सा पार्टिकल है, जैसे ही लाइट रे से टकराएगा, जैसे ही लाइट रे से टकराएगा, ये जो पार्टिकल है इसको, पार्टिकल मतलब कि गैस के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो समझो ध्यान से, यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल सबसे पहले क्या करेगा, ये व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद उसको एनर्जी मिल जाएगा, उस एनर्जी को वो ज्यादा टाइम तक अपने पास होल्ड करके नहीं रख पाता है। जब व्हाइट लाइट किसी टाइनी पार्टिकल पे इंसिडेंट होता है, तो उस टाइनी पार्टिकल, वो जो लाइट रे आया हुआ है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जो एब्जॉर्प्शन रहता है ये बहुत ज्यादा टाइम तक उसके पास होगा नहीं, तो इस वजह से कुछ टाइम के बाद में ये इसी एब्जॉर्ब किए हुए लाइट को चारों डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शंस में क्या करता है, ऐसे करके फैला देता है। इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब लाइट को फैला देना। पहले लाइट आते हुए लाइट को एब्जॉर्ब कर लो,
एब्जॉर्ब करने के बाद उसको चारों तरफ ऐसे करके फैला देना, इसको हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आगे समझ में? अब फैक्ट्स वगैरह यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर इसके बाद एक एक डायग्राम उठाएंगे और सारे के सारे एप्लीकेशंस कंप्लीट किया जाएगा। चलो, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के लिए एग्जांपल क्या है लिखे हुए थे अभी? रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो, इसके लिए एक ही एग्जांपल लिखना है, रेनबो लिखे, लिखो इसको जल्दी। उसके बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में हम लोगों को इसमें दो तीन तो लिखेंगे ही लिखेंगे। सबसे पहला तो देखो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जब होता है तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये लिखवाने का तुम्हारा, ये लिखवाने का मतलब ये है कि अगर तुमको क्वेश्चन में दिया गया कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का कॉज क्या है, तो डायरेक्टली तुम बता पाओगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ना कि स्कैटरिंग, ना की है। ठीक है, इसी वजह से उसको उसके नीचे में हम लोग लिखवा दे रहे हैं कि कहां पे कौन कौन से फिनोमिना किस वजह से होते हैं। एक हो जाएगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सेकेंड वन सन कैन बी सीन, सन कैन बी सीन after and before the sunrise and sunset, after and before the sunrise and sunset। तीसरा दो हो गया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सन कैन बी सीन आफ्टर, हाँ, शेप ऑफ सन, शेप ऑफ सन appears ओवल, ओवल ऐसे ऐसे गोल ना दिख करके ऐसे ओवल दिखता है। कौन से टाइम में बोलने से? जब सनराइज होता है और जब सनसेट होता है। appears oval during sunrise एंड सनसेट। ये फिनोमिना अगर दिया, मतलब उसमें तुमको लगाना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जल्दी नोट डाउन करो, फिर स्कैटरिंग बताता हूं। नोट इट डाउन फास्ट, जल्दी। डन, गुड। चलो अब देखो स्कैटरिंग, स्कैटरिंग के लिए हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? स्कैटरिंग के लिए कौन कौन से फिनोमिना होते हैं? बोले सबसे पहला लिखना है इसमें स्काई, स्काई वुड अपीयर ब्लैक when there is no atmosphere, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो सीधा का सीधा स्कैटरिंग उसमें से उसका आंसर हो जाने वाला है। सेकेंड वन स्काई अपीयर्स ब्लू, स्काई अपीयर्स ब्लू, ये हो जाएगा स्कैटरिंग का एग्जांपल। इसमें एक अलग से थर्ड सन अपीयर रेड ड्यूरिंग राइज एंड सेट, जो सनराइज या फिर सनसेट होता है तो हम लोग को लाल कलर का दिखता है, ये हो जाएगा इसका थर्ड। और फोर्थ नंबर में हम लोग इसमें देखेंगे टिंडल इफेक्ट। हालांकि ये तुम्हारे बुक का पार्ट नहीं है, ये बुक में दिया हुआ है बट सीबीएसई इसको हटा दिया। टिंडल इफेक्ट, टोटल 4। ठीक है, एक और लिख सकते हो इसमें, हालांकि वो तो तुमको समझ में आ जाएगा जब हम लोग ये देखेंगे कि 2-3 और एग्जांपल। हाँ, एक और आ जाएगा फिफ्थ नंबर क्लाउड्स आर व्हाइट, क्लाउड्स आर व्हाइट। 6 नंबर इसमें लिख लेना डेंजर सिग्नल इज रेड, डेंजर सिग्नल इज रेड। इतने सारे क्वेश्चन में वाई लगा करके अगर तुमको क्वेश्चन पूछा गया तो रिस्पेक्टिव जिसके नीचे में उसको लिखा गया है कॉज में उसी को मेंशन तुमको करना है। आया समझ में? इसी वजह से इन सारे फिनोमिनाज को मैंने लिखवा दिया है और 3 इफेक्ट के वजह से ये सारे फिनोमिनाज होते हैं।
कौन सा फिनोमेना किस इफेक्ट की वजह से होता है वो उसके ऊपर में लिखा हुआ है, इसको नोट डाउन करो। एक एक करके डायग्राम से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे अभी, और ये चैप्टर हो जाएगा फिर कंप्लीट। जल्दी नोट इट डाउन। हो गया, डन डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो चलो जल्दी जल्दी करो, बाकी एक सेकंड में हट जाता हूँ। जल्दी जल्दी करो नोट डाउन फटाफट। डन डन डन, गुड। वेरी गुड। चलो, तो अप्रोक्सीमेट सभी लोगों का हो चुका है, लगभग लगभग सभी लोगों ने लिख लिया हुआ है। फिर एक बार देख लो, एक बार ढंग से कुछ छूटे छुटाया हो तो जल्दी देख लो, जल्दी मैच कर लो। डिस्पर्शन के लिए रेनबो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के लिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सन कैन बी सीन आफ्टर बिफोर द सनराइज एंड सनसेट, शेप ऑफ सन अपीयर्स ओवल ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग में आ जाएगा स्काई वुड अपीयर ब्लैक व्हेन देयर इज नो एटमॉस्फेयर, स्काई अपीयर्स ब्लू, सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग राइज एंड सेट, टिंडल इफेक्ट, क्लाउड्स आर व्हाइट, डेंजर साइन इज रेड। हो गया। देखो, इसको तो एक्सप्लेन कर दिए, अब ध्यान से समझो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के लिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर डायग्राम निकालेंगे। ये मान लो गया हमारा अर्थ, अर्थ से मान लो यहाँ पे है एक स्टार, यहाँ पे है मान लो एक स्टार, ठीक, इसका रे आएगा ऐसे, और यहाँ पे मान लो, एक सेकंड ना, चलो ये हो जाएगा अर्थ का एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। ये लाइट रे आया ऐसे और मुड़ेगा ऐसे, यहाँ पे जो आदमी है, अब इस आदमी को ये जो रे है, वेट वेट वेट, ये मुड़ा ऐसे, ठीक, अब इस आदमी को ये जो रे है ये पीछे अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा, एक्चुअल पोजीशन है ये एक्चुअल पोजीशन, और ये क्या है, अपीयर, अपीयर हो रहा है, अपीयर, एपरेंट पोजीशन है ये, समझना है, ये एपरेंट पोजीशन हो जाएगा और ये एक्चुअल पोजीशन हो जाएगा। और ये तो इसका पोजीशन एक तो दूसरे जगह पे दिखने वाला है, साथ साथ ये ट्विंकल करता है, मतलब टिमटिमाता है। इसका रीजन क्या है बोलने से देखो ध्यान से, सबसे पहला एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने की वजह से ये जो है ये अपने पोजीशन पे ना दिख करके दूसरे पोजीशन पे दिखेगा। और दूसरा, हमारे यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर स्टैटिक नहीं है, मतलब रुका हुआ नहीं है, एटमॉस्फेयर जो है वो पूरा का पूरा घूम रहा है इधर उधर। तो एटमॉस्फेयर कैसा है बोले से, एटमॉस्फेयर हमारे यहाँ का मोबाइल है, मोबाइल, मोबाइल मतलब उस चीज को बोलता है जो एक जगह से दूसरे जगह आना जाना कर सकता है, ठीक है। तो हमारा जो अर्थ है, अर्थ का एटमॉस्फेयर मोबाइल है, इस वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर एक जगह से दूसरे जगह वो घूमते फिरते रहता है। तो इस वजह से ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी डेंसिटी टाइम टू टाइम चेंज होते जाएगा। तो डेंसिटी चेंज होने की वजह से ये जो स्टार है ये ट्विंकल करता हुआ हमको दिखता है, ट्विंकल करता हुआ हमको दिखता है। रीजन क्या है बोलने से, एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये अपना पोजीशन दूसरे जगह पे दिखाएगा, और दूसरा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्ट, एटमॉस्फेयर जो है ये मोबाइल होता है, इस वजह से वो ट्विंकल करेगा, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार ड्यू टू द मोबाइल ऑफ एटमॉस्फेयर, क्लियर, ड्यू टू द मोबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। आ गया इतना समझ में? चलो, अब सेकंड देखो, इसमें बोल रहा है सन कैन बी सीन आफ्टर एंड बिफोर द सनराइज। अब ध्यान दो यहीं पे, मान लो एक आदमी जो है वो यहां पे है, एक आदमी यहां पे है, वेट वेट, इतना पास में नहीं बनाते, देखो एक आदमी मान लो है यहां पे, ठीक, और सन है अभी यहां पे, तो सन का रे तो ऐसे सीधा निकल जाना चाहिए, सन का रे ऐसे सीधा निकल जाना चाहिए, सन का रे ऐसे सीधा निकल जाना चाहिए, तो इस आदमी तक पहुंचेगा ही नहीं। होता क्या है, एटमॉस्फेयर ये तो हो गया नॉर्मल, तो ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, तो ये जो रे है सनलाइट ऐसे आएगा, और डेंसर मीडियम में जाएगा तो ये आदमी के आंख तक पहुंच जाएगा। तो देखो सनसेट हो चुका है, सनसेट हो चुका है, लेकिन फिर भी उसका जो रे है वो रिफ्रैक्ट होकर के आदमी तक पहुंच जाता है। तो सनराइज या फिर सनसेट होने के 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद तक हमको सन दिखते रहता है। रीजन क्या है बोलने से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्लियर, आ गया समझ में? सेम कॉज तुम बताओगे किसके लिए, शेप ऑफ सन अपीयर्स ओवल ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज,
क्लियर है? इसका रीजन क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब देखो स्कैटरिंग के लिए इसको देख लो पहले। स्कैटरिंग के लिए जो लिखा हुआ है, जैसे स्कैटरिंग में स्काई वुड अपीयर ब्लैक व्हेन देयर इज नो एटमॉस्फेयर। मान लो एटमॉस्फेयर नहीं है, स्काई जो है वो हम लोग को स्काई पहले एक स्काई जो है ब्लू कलर में दिखता है, पहले इसको देख लेते हैं फिर ये समझ में आ जाएगा। होता क्या है, होता क्या है, जैसे स्काई जो है सबसे पहला तो ये सनलाइट आया, हम लोग का ये मान लो एटमॉस्फेयर हो गया, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, इसमें बहुत सारे क्या है पार्टिकल्स है। सनलाइट आएगा सीधा पार्टिकल से टकराएगा, तो पार्टिकल जो रहता है ये सनलाइट को ऐसे स्कैटर कर देगा, स्कैटर कर देगा। सबसे ज्यादा स्कैटर होने वाला जो लाइट रहता है, जिसका फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा स्कैटर होगा। फ्रीक्वेंसी कौन सा लाइट का ज्यादा होता है बोलने से, वॉयलेट, ब्लू और क्या बोलना चाहिए इंडिगो, इनका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। तो ये लाइट जो रहते हैं ये बहुत ज्यादा डेविएट होंगे, ये क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा डेविएट हो जाएंगे, सॉरी स्कैटर हो जाएंगे, फैलेंगे इधर उधर। तो इसमें से भी हमारे आंख के लिए हम लोगों को सबसे बेहतरीन जो कलर दिखता है वो होता है ब्लू कलर। कोई सब अगर आदमी कलर ब्लाइंड भी होता है तो भी उसको ब्लू कलर आसानी से विजिबल हो जाता है। एक इसके लिए एक क्या बोलना चाहिए, अफवाह उड़ाया गया है तरीके से समझ लो। जो मार्क जकरबर्ग है, जो फेसबुक का जो फाउंडर है, ये बोला जाता है कि उस इंसान का आंख जो है वो कलर ब्लाइंड है। ठीक, तो कलर ब्लाइंड को भी ब्लू कलर अच्छे से दिखता है, इसी वजह से उसने फेसबुक का जो लोगो बनाया हुआ है उसका कलर ब्लू कलर है, क्योंकि उस आदमी को दूसरा कलर तो दिखेगा नहीं, ब्लू कलर अच्छे से दिख पाता है, इसी वजह से उसने कैसा कलर बनाया हुआ है फेसबुक के लोगों का, ब्लू। अब ये ट्रू स्टोरी नहीं है ना, ये सिर्फ सुने सुनाया स्टोरी है, मेरे को भी नहीं पता ये कितना ट्रू है, बट उससे बस इतना याद रख लो कि सबसे बढ़िया स्कैटर होने वाला जो कलर होता है वो होता है ब्लू, और सबसे बढ़िया से विजिबल होने वाला भी ब्लू कलर होता है। इसी वजह से जब लाइट स्कैटर हो जाता है तो उससे सबसे ज्यादा स्कैटर होने वाला कलर है ब्लू, और ब्लू जब स्कैटर होकर चारों तरफ फैल जाएगा तो इंसान को बहुत अच्छे तरीके से विजिबल होगा, और पूरा का पूरा स्काई जो है वो ब्लू कलर में दिखने के लिए मिलेगा। तो ये ब्लू कलर में दिखा क्यों? क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर है पूरा का पूरा, इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और एटम्स है, वही क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करने का काम करेंगे। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं रहा तो लाइट स्कैटर ही नहीं हो पाएगा, स्कैटर ही नहीं हो पाएगा तो स्काई जो है जो हमको ब्लू कलर में दिखता है वो ब्लू में ना दिख कैसा अपीयर होगा, ब्लैक कलर में अपीयर होता है। आ गया समझ में ये? क्लियर? अब सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग राइज एंड सेट बोल रहा है, तो समझो बहुत ज्यादा स्कैटर होने वाले कलर कौन कौन से हो जाएंगे, ब्लू, वॉयलेट और क्या बोलना चाहिए इंडिगो, ये सारे के सारे बहुत ज्यादा स्कैटर होने वाले लाइट हो जाएंगे। कौन सा लाइट का कलर सबसे कम स्कैटर होता है बोलने से, रेड कलर। ये लाइट ऐसे सीधा आया और फैलने की बजाय इधर उधर फैलने की वजह ये सीधा निकल जाएगा, जब सीधा निकल जाएगा तो हमारे आंखों तक ये रेड कलर ही पहुंचने वाला है। तो जब जब सनसेट या सनराइज होता रहता है तो बाकी सारे कलर जो रहते हैं वो तो स्कैटर होकर के इधर उधर भाग जाएंगे, लेकिन रेड कलर जो होता है ये सीधा का सीधा हमारे आंखों तक पहुंचता है, और हमारे आंखों तक पहुंचने की वजह से सनसेट और सनराइज के टाइम पे हमको जो सन रहता है वो कौन से कलर में दिखता है, रेड कलर में, क्योंकि रेड कलर स्कैटर नहीं होता, रेड कलर स्कैटर नहीं होता, और ये ब्लू कलर में दिखता है। ब्लू कलर में क्यों दिखता है बोले से, ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, इसी वजह से स्काई ब्लू दिखेगा। और सनराइज या सेट होने के टाइम पे सिर्फ रेड कलर जो है वो बहुत कम स्कैटर होता है, तो वो फैलेगा नहीं और सीधा का सीधा हमारे आंखों तक आ जाता है। इस वजह से सनसेट और सनराइज के टाइम पे हम लोगों को सन जो रहता है वो रेड कलर का दिखने के लिए मिलेगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद जो बचे कुछ, अब ये क्लाउड्स आर व्हाइट, सिंपल सी बात है, क्लाउड्स भी सबसे ज्यादा कौन सा कलर सॉरी स्कैटर करेगा बोलने से, ये सभी कलर्स को ये स्कैटर कर देता है। तो सभी कलर का जो मिक्सअप कलर होता है ये व्हाइट होता है, समझ में? सभी कलर का जो मिक्सअप कलर होता है ये व्हाइट होता है, इसी वजह से क्लाउड्स हमको कैसे दिखेंगे, व्हाइट कलर में दिखेंगे। और जैसे सन के लिए हम लोग रेड कलर यूज किए हुए थे, वैसे सिग्नल के लिए भी हम लोग रेड कलर यूज करते हैं। ठीक है, रेड कलर बहुत कम डेविएट होता है और सीधा सीधा आ जाता है, तो सामने में अगर दूर में कहीं पर अगर रेड कलर का लाइट जल रहा होगा तो वो सीधा हमारे आंखों तक आएगा, समझ में आया? तो वो हम लोग को आसानी से देखने के लिए आसानी से विजिबल हो जाता है, इसी वजह से सिग्नल का जो कलर होता है वो कौन सा कलर का होगा बोलने से, रेड कलर का होता है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये हो जाएंगे सारे के सारे फिनोमिना। अब हम लोग देखते हैं इसका डायग्राम, अब हम लोग इसका डायग्राम देखते हैं, इमेजेस। देखो, तो ये है रेनबो। रेनबो बनने का कॉज क्या है बोलने से, अभी देखे हुए थे, रेनबो बनने का जो कॉज होता है वो होता है
क्या देखे हुए थे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक, आगे ये ऐसे आ जाएगा, यहां से रिफ्लेक्ट होकर के आ गया, इसको डिस्पर्सन भी बोल सकते हैं। अगला, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, तो स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं ये भी अभी देख चुके हैं हम लोग। सबसे पहले ये वाला डायग्राम देख लो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये हो जाएगा स्टार का एक्चुअल पोजीशन, ये हो जाएगा स्टार का एक्चुअल पोजीशन, बट रे रिफ्लेक्ट होता है और इसका इमेज जो है वो दूसरे जगह पे बना देता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, ये हो जाएगा एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। और एटमॉस्फेयर मोबाइल होता है, मोबाइल मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह से हिलते डुलते रहता है, इसी वजह से स्टार जो है वो हमको कैसा अपीयर होता है, ट्विंकल करता हुआ अपीयर होता है। ये हो गया। नेक्स्ट ये हो जाएगा सन, ये सेट होने के बाद भी हम लोग को क्यों दिखता है, तो ये तुम्हारा जो लाइट दिखा हुआ है इसको लिखा हुआ है होराइजन, ठीक है, वो तुम्हारे काम का नहीं, भूल जाओ उसको। तो होराइजन हम लोग उस लाइन, चलो फिर भी समझा देते हैं, होराइजन हम लोग उस लाइन को बोलते हैं जिस लाइन पे स्काई और लैंड दोनों आपस में मिलते हुए अपीयर होते हैं। दूर से जब देखोगे, जब ऐसे दूर से देखोगे तो बहुत दूर में एक तुमको ऐसा लाइन दिखेगा जहां पे कि नीचे में हो जाएगा लैंड और उसके ऊपर में आ जाएगा तुम्हारा स्काई, उस इमेजिनरी लाइन को हम लोग बोलते हैं होराइजन। ऐसा कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, चलो तो ये हो जाएगा वही सनसेट और सन राइज होने के बाद या फिर पहले भी काहे दिखते हैं, तो ये देखो ये सन यहां तक आ चुका है, लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो सनलाइट ऐसे सीधा जाना चाहिए था, सीधा ना जाकर के ये मुड़ गया किसके तरफ, उस ह्यूमन की तरफ। दिख रहा डायग्राम, हाँ क्लियर विजिबल है, ठीक गुड। चलो आगे, सेम ये है स्कैटर्ड लाइट, ये इंसिडेंट हुआ, इस पार्टिकल के पास गया, ये पार्टिकल पहले लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद सभी डायरेक्शन में इसको क्या कर दिया है, स्कैटर कर दिया है। क्लियर, ये देखो ये जो स्काई है, अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो स्काई हम लोग को, ये देखो ये पूरा का पूरा स्काई दिख रहा है, ये कैसा दिखेगा, ब्लैक कलर में। अगर एटमॉस्फेयर ना रहा तो स्काई ऐसे ही ब्लैक कलर में दिखेगा। जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह रहते हैं जो स्पेस में जाते हैं, स्पेस से वो जब स्काई को देखते हैं तो चारों तरफ उनको सिर्फ ब्लैक कलर दिखता है, कहीं पे भी उनको ब्लू कलर नहीं दिखेगा। ठीक है, आगे, अच्छा हो गया क्या, हो गया, वेट, और है देखो, और ये हो जाएगा तुम्हारा ब्लू स्काई। ब्लू स्काई क्यों दिख रहा है, ये हम लोग अर्थ के सरफेस से देख रहे हैं, अर्थ के सरफेस से अगर देखेंगे तो उसमें स्कैटर होने की वजह से ये हमको ब्लू कलर में अपीयर होता है। देख लो सारे क्लाउड जो है वो व्हाइट कलर में दिख रहे हैं, ये भी स्कैटरिंग का ही है। वाई द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट, ये भी देख लिए क्योंकि रेड कलर जो रहता है ये सबसे कम डेविएट होता है, सबसे कम डेविएट होता है, इसी वजह से हमको वाई क्लाउड्स आर व्हाइट, इसके लिए भी स्कैटरिंग रिस्पॉन्सिबल है। इसमें से आ गया वाई रेड इज यूज्ड अ डेंजर सिग्नल, तो देख लो ये डेंजर सिग्नल के लिए रेड का यूज किया जाएगा क्योंकि ये बहुत कम डेविएट होता है और आसानी से सीधा निकल जाता है। ठीक, ये हो जाएगा टिंडल इफेक्ट, ये तुम्हारे काम का है नहीं फिर भी बता दे रहा हूं, देख लो सुन लो। जब भी कोई एक ऐसा सॉल्यूशन रहेगा जहां पे छोटे छोटे टाइनी टाइनी पार्टिकल्स रहते हैं, तो लाइट रे यहां से सीधा आएगा, सीधा आने के बाद इन टाइनी टाइनी पार्टिकल से टकरा करके पूरा का पूरा स्कैटर हो जाएगा। स्कैटर होने की वजह से ये लाइट जो है फैला हुआ दिखेगा, ऐसे सीधा रे बनना चाहिए था लेकिन सीधा रे ना बन करके लाइट कैसा हो गया है, फैल गया है। इसको हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इसका और एग्जांपल देखोगे तो ये देख लो, घर में देखने के लिए मिलता है, घर में जो वेंटिलेटर होता है, जो रोशनदान रहता है, वहां से क्या आता है, लाइट ऐसे आएगा, तो लाइट यहां से सीधा आना चाहिए, हाँ लाइट यहां से ऐसे सीधा आना चाहिए, लेकिन देखो लाइट यहां से ऐसे फैल गया है। फैला क्यों है बोलने से, ड्यू टू स्कैटर इफेक्ट, ड्यू टू स्कैटर इफेक्ट। ये भी तुम्हारा टिंडल इफेक्ट का ही एग्जांपल है। जब प्लांट्स बहुत ज्यादा एकदम डेंस फॉरेस्ट रहता है तो वहां से छोटे छोटे रास्ते से ऐसे लाइट आता है, तो वो स्ट्रेट रे बनाते हुए आना चाहिए, लेकिन रे बनाते हुए नहीं आता। ये पूरा का पूरा देख लो, ये ऐसे करके ऐसे फैला हुआ है, ऐसे करके ये पूरा का पूरा ऐसे फैला हुआ है, ये लाइट भी आकर फैला हुआ है, ये लाइट भी आकर के ऐसा फैला हुआ है। ठीक है, तो ये फैले हुए लाइट को हम लोग बोलते हैं स्कैटर्ड लाइट। क्लियर, गुड। इतने में हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट। सारे के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन देख लिए, सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देख लिए, कॉन्सेप्चुअल पार्ट देख लिए, फैक्चुअल देख लिए, न्यूमेरिकल्स देख लिए। इससे और बाहर के क्वेश्चंस तुम्हारे नहीं बनने वाले। ठीक है, इतने को अच्छे से एक बार कर लो, और फिर भी जो टॉपिक तुम्हारा या जो जितना पढ़े हुए, जिस भी टॉपिक में थोड़ा मोड़ा डाउट है, उस टॉपिक को अच्छे से एक बार फिर से रिवीजन कर लो, तो पूरा वो क्लियर हो जाएगा। और जो भी डाउट आएगा उसको आने वाले क्लासेस में लेकर के आओ और यहाँ पे पूछो। ठीक, चलो आज का क्लास एंड किया जाए।